जेनेटिक मटेरियल था, उस HIV के जेनेटिक मटेरियल के अगेंस्ट, उस RNA के अगेंस्ट जितनी भी उससे प्रोटीन एक्सप्रेस हुई होंगी, उन सब के अगेंस्ट एक मेमोरी डेवलपमेंट हो जाता है। तो जाने कौन से किस किस जो है वो प्रोटीन के अगेंस्ट हमारी बॉडी मेमोरी डेवलप कर ले, और बाद में जब भी कभी वो HIV आएगा तो उनमें से किसी भी प्रोटीन के अगेंस्ट वो मेमोरी सेल एक्टिवेट हो सकते हैं। तो दैट वाज कॉल्ड होल RNA वैक्सीन. Whole RNA was considered for the vaccination process, right? So by that way it is done. Okay, next is this one. इसके बारे में बताइए, ये इसमें क्या हुआ था? कोई बताएगा? सर सबसे पहले हमने डीएनए को निकाला, उसका छोटा सा पोर्शन, और फिर उसके बाद उसको वायरस के आरएनए के साथ उसे हमने कनेक्ट कर दिया, मतलब कि जोड़ दिया उसे। और जोड़ने के बाद फिर हमने उसे मसल्स में पोर किया, और क्योंकि उसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट था तो सर But these viruses were the retroviruses ना, तो ये तो RNA था या DNA था? जो आपने इंसर्ट कराया उसमें वो RNA आपने इंसर्ट कराया, DNA सर इंसर्ट उसके लिए कराया? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया। नहीं, जो आपने इसमें इंसर्ट कराया वो RNA इंसर्ट कराया या DNA इंसर्ट कराया, क्या इंसर्ट कराया? सर डीएनए इंसर्ट कराया आरएनए में। यस सर, आरएनए में। DNA कहाँ इंसर्ट करा सकते हैं आप? DNA इंसर्ट करा देंगे तो DNA RNA हाइब्रिड नहीं बन जाएगा। आप इस सर प्रोसेस आरएनए कर रहा है। आप इस प्रोसेस को पढ़िए, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी जीन है उस जीन का RNA वर्जन, कौन सा वर्जन? RNA वर्जन जो है वो नॉर्मल एलील का RNA वर्जन इसको रेट्रोवायरस में इंसर्ट कराया। दिस एंटायर जीनोम इज RNA, right? This is viral RNA, and you have to integrate your RNA material. So first of all, you have to convert your cloned gene into the RNA. Then you can merge that RNA with this viral RNA, right? Here you have integrated that. Hello. यस सर अब आ रही सर, उससे पहले नहीं आ रही। Okay, so हाँ सर, मैं बता रहा था कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उस डिजायर्ड डीएनए को पहले हमने आरएनए में कन्वर्ट किया, और फिर आरएनए में कन्वर्ट करके उसको वायरल आरएनए के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया, and then this genome, this viral genome has become integrated with our desired DNA's RNA. Now this whole viral RNA as well as our DNA's RNA, this whole is RNA, and let this virus infect to our bone marrow cell. ये bone marrow cell है, और इन bone marrow cells को हमने इस रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट होने दिया, जिससे कि ये रेट्रोवायरसेस अपनी आदत के अनुसार अब लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करेंगे और अपने जेनेटिक मटेरियल को वो जो है इस सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने उनकी जो ये इंटीग्रेशन की आदत है या रेट्रो ट्रांसपोजन की जो हैबिट है, उस हैबिट का हमने फायदा, और हमने उनके आरएनए में अपना आरएनए मिला दिया, राइट? तो इस तरह से उनके इन्फेक्टिविटी हैबिट को हमने अपना फायदा उठाया, और उस इन्फेक्टिविटी की आदत का फायदा उठा करके हमने अपने बोन मैरो सेल को इन्फेक्ट कर दिया, राइट? तो जब बोन मैरो सेल्स इन्फेक्ट हुई तो जो ये डीएनए जो आरएनए था, दैट आरएनए वाज गिवन टू द बोन मैरो सेल्स, प्रोटीन वर एक्सप्रेस्ड देयर। हेलो हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? सर बीच बीच में कट रही है कट सर। रही है कभी कभी। हाँ सर। अच्छा, अभी प्रॉपर आ रही है? यस सर। यस सर। उस आरएनए को हमने इस वायरल आरएनए में मर्ज कर दिया, मर्ज करके फिर इस आरएनए को हमने अपनी बोन मैरो सेल्स को इन्फेक्ट करने दिया, और जब बोन मैरो सेल्स इन्फेक्ट हो जाती हैं तो उसमें से जो हमारा इंटीग्रेटेड आरएनए था उससे प्रोटीन एक्सप्रेस होती हैं, और फिर उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी हम करते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं अपने वैक्सीन के थ्रू।
नाउ सब यूनिट ऑफ हर्पीज वैक्सीन, ये भी मैंने कल बताया था आपको। यहाँ पर ये जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, इस हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है यार, डीएनए, उस डीएनए को निकाला गया और उस डीएनए में से हमने उस जीन को आइडेंटिफाई किया जो सरफेस प्रोटीन को कोड करती थी। फिर सरफेस प्रोटीन की कोड वाली जीन ये वाली है, इस जीन को निकाला गया, इसमें से हमने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद एक दूसरा वायरस उठाया जो हार्मलेस वायरस है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता ह्यूमन बींग्स में। उस वायरस के जीनोम के साथ हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और उसके बाद फिर इसको वापस इस वायरस में डाल दिया गया। फिर इस वायरस को इस ह्यूमन बींग में इन्फेक्ट करने दिया गया, जिससे कि फिर ह्यूमन बींग ने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डिजाइन कर दी। और वो एंटीबॉडी सिर्फ इसी वायरस के डीएनए के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि वो इनके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट भी थी, जो इसके साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया था। तो इस तरह से भी हम लोग सब यूनिट के लिए या किसी पार्ट ऑफ वायरस के लिए जो कि इन्फेक्टिविटी कॉज करते हो, उनके अगेंस्ट भी हम लोग वैक्सीन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ओके, नाउ आई एम Yes. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। Okay, so I was just telling you yesterday that what are the pros and cons of the DNA vaccine, because I think we found DNA vaccine is the most, you can say, promising option for development of the vaccine. But how, what are the benefits of, what may be the disadvantages of that? So benefits, if we discuss about the plasmids, they can easily manufactured in the large amount. सो डीएनए वैक्सीन्स का फॉर्मेशन लार्जर स्केल पे किया जा सकता है। डीएनए एक ऐसे मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है आरएनए की तरह। सो डीएनए स्टेबल होने की वजह से बहुत फ्रेजाइल नहीं है, इट कैन रेजिस्ट एट टेम्परेचर सम, मतलब जैसे हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी डीएनए रेजिस्ट करता है। So normally it can resist on temperature, increased temperature. So storage and transportation may not be a problem. दूसरे के लिए जो है वो थोड़ा सा स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाती है। एंड डीएनए सीक्वेंस भी हम लोग जैसे कि म्यूटेशन देखते हैं, एटीरेटेड वैक्सीन में म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेशन के हिसाब से हम अपने डीएनए वैक्सीन में चेंजेस कॉज कर सकते हैं, और जिससे कि हम म्यूटेशन के हिसाब से अपनी वैक्सीन को भी मॉड्यूलेट कर लें, और इस तरह से इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट हम अपनी मॉड्यूलेटेड इम्यूनिटी जनरेट कर सकते हैं। राइट, सो दिस is the advantage of this DNA vaccine. Now, what are further advantages? Like mixture of plasmids could be used that encode many protein fragments from a virus, so that a broad spectrum vaccine could be produced. मैंने अभी बता रहा था आपको, जैसे पॉलीमेरिक कह लीजिए, या कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिसके पास कई सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। कुछ एक प्लाज्मिड्स होते हैं जिसमें एक दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, जहां पर एक दो रिस्ट्रिक्शन साइट पे आप अपनी जीन को इंसर्ट करा सकते हैं। बट दे आर फ्यू प्लाज्मिड्स व्हिच आर हैविंग सेवरल रिस्ट्रिक्शन साइट्स। तो जितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं उतने सारे आप उसमें जाकर के अटैच करा सकते हैं। एक मिनट जरा होल्ड करें, किसी का
Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. For interruption. I was just telling you that there are few plasmids having the many restriction sites. You know plasmid, I think the people who belongs to biotechnology, they will be knowing plasmid. And every plasmid is having several restriction sites, right? Suppose this is the plasmid structure. So what happened that simply the plasmid is having antibiotic resistant gene. You know, plasmids are having the antibiotic resistant gene. That is why some of these one may be having antibiotic resistance. Yeah. मैं बता रहा था कि जो कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं, जिन प्लाज्मिड्स में जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई मीन जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स कई सारी होती हैं। जैसे मैं वापस एक प्लाज्मिड ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। सपोज करें ये एक प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है और इस प्लाज्मिड में जगह जगह पर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होती हैं। आपने सुना होगा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जो है वो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म्स में पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस शो करती हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होती हैं। अगर ये कहीं एक जगह पे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो कई सारी जगहों पर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होती हैं, तो कई रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। ऑल्सो जो भी पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं प्लाज्मिड में, पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस जानते हैं आप लोग? कोई बता सकता है व्हाट इज सर पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस? सर दोनों साइड से सेम होते हैं, अपन उसे रिवर्स भी कर देंगे, मतलब कि उल्टा भी कर देंगे तो भी वही आएगा। वेरी गुड। दैट इज लाइक GATC सीक्वेंस, राइट। मतलब अगर आप GATC को उल्टा पढ़ोगे, इस दिशा में ऐसे पढ़ो इसको, अगर वाइज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो GATC में इसका भी अपोजिट होगा G, इसका अपोजिट होगा A, इसका अपोजिट होगा T और इसका अपोजिट होगा C। सो दिस इज कॉल्ड पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट। तो जहां जहां भी इस प्लाज्मिड में पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस पाए जाएंगे, वो साइट्स रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब ये होता है कि उन साइट्स पे जाकर के जो एंडोन्यूक्लियसेस या एक्सोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स हैं, वो उन साइट्स पे उस डीएनए को कट कर सकते हैं। और जब डीएनए कट कर देंगी तो एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाएगा, जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बेहतर जानते होंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है, से फॉर दिस एंड इज वन एंड, एंड उसके बाद में
एक एंड ऐसा क्रिएट हो जाएगा और दूसरा एंड जो है वो कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। समथिंग लाइक दिस। मतलब एक एंड जो है, एक में थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हो जाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और एक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से आप अपना जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है वो ला करके यहाँ फिट कर दोगे, राइट। सो इसको हम रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। तो कुछ एक प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, कुछ एक प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। तो जितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स किसी एक प्लाज्मिड में होंगी, ठीक है, उन सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स पर जाकर के आप अपना जीन सेगमेंट जो है वो फिट करा देंगे, ठीक है। जितनी भी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी उन सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे जाकर के आप अपना जीन सेगमेंट फिट करा सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आप एक ही प्लाज्मिड में कई सारे जीन्स का वैक्सीन डाल सकते हो, मतलब कई सारे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के वैक्सीन बना सकते हो। So this is what the benefit of DNA vaccine is. The mixture of plasmid could be used that encode many protein fragments from a virus so that a broad spectrum vaccine could be produced, right? So this is also a benefit of that because जिसके साथ आप उसको यूज कर रहे हो, वेक्टर बना रहे हो, उसमें जितनी साइट्स हैं उन सारी साइट्स पे आप जाकर के अपना डीएनए, अपना डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट करा सकते हैं। No protein component, so there will be no immune response against the vector itself, क्योंकि वेक्टर के लिए, वेक्टर अपना कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है तो वेक्टर के लिए जो है कोई भी इम्यून रिस्पांस डेवलप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हो रहा है जो हमने उसके साथ इंट्रोड्यूस कराया। सो बिकॉज ऑफ द वे ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंटेड देयर इज अ सीटीएल रिस्पांस दैट मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी एंटीजन इन द पैथोजन। क्योंकि हम ये तरीका अपना रहे हैं, इसमें जो है वो कई सारे जीन्स को हमने इसमें मर्ज कर दिया एंटीजन के, तो बहुत सारे प्रोटीन के अगेंस्ट, पैथोजन की प्रोटीन के अगेंस्ट मेमोरी डेवलप हो सकती है। And this CTL response, it will offer a protection against the disease caused by the certain obligate intracellular pathogens like Mycobacterium tuberculosis and all that. तो ये कुछ benefits हैं, but what may be the possible problems with them? That potential integration of plasmid into host genome leading to insertional mutagenesis. कई बार ये प्रॉब्लम जरूर हो जाती है कि ये जो हम प्लाज्मिड इंटीग्रेट करते हैं होस्ट जीनोम में, ठीक है ना, उसमें कई बार एक इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस हो सकती है, एक म्यूटेशन क्रिएट हो सकता है, हमारे जीनोम में म्यूटेशन क्रिएट हो सकता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस इंड्यूस हो सकते हैं, ठीक है ना, एक एंटी डीएनए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो सकता है, जो पैथोजेनिक डीएनए है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सकती हैं, उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल मान सकता है हमारी बॉडी। इंडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस हो सकता है, मतलब एक इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस जनरेट हो सकती है हमारी बॉडी में, वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ द एंटीजन in the host may lead to the specific non-responsiveness to that antigen, जहाँ पर कि ऐसा होगा कि एंटीजन के जो होस्ट के एंटीजन के लिए एक्सप्रेशन हो रहा है, मींस द एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन इन द होस्ट may lead to the specific non-responsive, मतलब पर्टिकुलरली उस एंटीजन के अगेंस्ट हो सकता है कि एक नॉन रेस्पॉन्सिवनेस क्रिएट हो जाए। अगर आप परमानेंटली उसको बार बार एक्सपोज करते रहोगे तो एक नॉन रेस्पॉन्सिवनेस भी उसके अगेंस्ट क्रिएट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस, मतलब एक इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है उस एंटीजन के अगेंस्ट। सो दीज मे बी सम प्रॉब्लम विद द डीएनए वैक्सीन, लाइक देयर मे बी सम insertional mutagenesis, there may be some induction of some autoimmune responses, and there may be some like exhaustion, immunological exhaustion may be there, that particular antigen के अगेंस्ट जो है वो एक नॉन रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट हो जाए, तो ये उसके कुछ साइड इफेक्ट्स डीएनए वैक्सीन के हो सकते हैं। ठीक है, आई इस बात समझ में? हेलो, यस सर। कुछ पूछना है इसमें? नो सर। सब समझ में आ गया? सो यू नो व्हाट इज इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस का मतलब क्या है? सर वो सेल्स जो हमारी बार बार मतलब कि आती जाएगी, हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करेगी, तो हमारे बॉडी मतलब कि हमारी जो सेल्स हो जाती हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी उससे, तो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा उसके लिए, नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी। वेरी गुड वेरी गुड। हमने यहाँ देखा था ना कि जैसे अगर बाय द वे कोई एंटीजन सिस्टमेटिकली बॉडी में प्रेजेंट होता है तो टी सेल्स धीरे धीरे उसके अगेंस्ट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसको हम लोग टी सेल एग्जॉशन कहते थे। तो वो एग्जॉशन जो हो रहा है, जो एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं टी सेल्स,
ये प्रॉब्लम इनके साथ भी हो सकती है बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग वाइडली टू दीज एंटीजेंस थ्रू द डीएनए इंसर्शन। सो दैट मे बी दैट कि उस एंटीजन के लिए हमारी बॉडी में कहीं कोई एग्जॉशन ना हो जाए, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस ना हो जाए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एज अ पार्ट ऑफ डीएनए हमारे सेल में प्रेजेंट रहेगा, हर सेल में पहुंच जाएगा क्योंकि हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस भी इंड्यूस कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। So, okay, what are the challenges in the development of anti-HIV vaccine? Means that may be one of the very major question, because people are waiting for that when we'll be able to have the anti-HIV vaccine, which is very effective. बहुत सारे वैक्सीन्स के अटेम्प्ट किए गए, लोगों ने डिजाइन किए बहुत सारे तरीके से, लेकिन जब उनको ब्रॉड लेवल पे उसको यूज किया जाने लगा तो उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई और देखा गया कि वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई, वो फेल हो गए। सो प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर वैक्सीन, वैक्सीन के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन मेजर्स, आई मीन हम जो है वो तय करें कि भाई क्या क्या प्रोटेक्ट करेगा वैक्सीन, कैसे प्रोटेक्ट करेगा, या हमको वैक्सीन डेवलप करते समय अपने आप को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। सपोज करिए वो लोग जो कोरोना के लिए वैक्सीन बना रहे हैं या HIV के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, वो खुद ही इन्फेक्ट हो जाए, बिकॉज ये लीथल या पैथोजेनिक है, जिससे कि जो व्यक्ति उसके साथ एक्सपोज होता है उसको भी अपनी कोई दिक्कतें हो सकती हैं, उसकी भी प्रोटेक्शन की हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। देन HIV पॉलीमॉर्फिज्म, अगेन देयर इज अ इशू, क्योंकि ये जो वायरसेस हैं, ये वायरसेस में पॉलीमॉर्फिज्म का बड़ा चक्कर है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उनमें जेनेटिक शिफ्टिंग और जेनेटिक ड्रिफ्टिंग बहुत ज्यादा है, तो शिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग होने की वजह से उनके जो वर्जन है, उनके जो स्ट्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं। तो HIV, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, वेयर सेवरल मार्फ्स, सेवरल काइंड ऑफ फॉर्म्स आर जनरेटेड। सो दीज पॉलीमॉर्फिज्म, दीज प्रॉब्लम्स जो हैं वो कई बार अगर इतना ज़्यादा बदलाव होगा तो जो भी मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में बनती हैं किसी एक के अगेंस्ट, वो बेकार हो जाती हैं। तो ऐसे कोई भी वायरसेस जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं या उनके अंदर टेंडेंसी है अपने अंदर बदलाव लाने की, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन बन नहीं पाती। जो बहुत ज़्यादा अपने आप बदलाव नहीं ला पाते हैं, उनमें बहुत म्यूटेशन नहीं है, उनका म्यूटेशन रेट बहुत ही स्लो है, उनके अगेंस्ट हम इफेक्टिव वैक्सीन बना सकते हैं और उनका बड़ी जल्दी हम कम्युनिटी से कंप्लीट इरेडिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन HIV जैसे वायरसेस को कम्युनिटी से कंप्लीट इरेडिकेशन करना इतनी आसानी से वो आसान बात नहीं है, बिकॉज दो तीन चीज़ें हैं इसकी। पहली चीज़ तो ये कि इसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा है। There are several viruses which are found in the latent form, they are not in the active form. So जो भी latent form है, जो integrated form में, प्रोवायरस फॉर्म में हमारे DNA के साथ जुड़े हुए बैठे हुए हैं, आप उन वायरसेस को ढूंढ के नहीं मार सकते। Only those viruses can be killed जो कि एक्टिव वर्जन में हमारे ब्लड में है या हमारे सेल्स के सरफेस पे उनकी जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस कर रही है, ओनली दोज वायरसेस कैन बी किल्ड। बट इसके अलावा जो वायरसेस हैं उन वायरसेस को हम नहीं मार सकते। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉलीमॉर्फिज्म भी है, दूसरा लेटेंसी भी है। So that latency is also a very issue, right? So this HIV polymorphism is also one of the major reason why we are not very much able to form the vaccine for the HIV. So this session is about to end, and after that you will have to join it again, right?